रिस्क है, जानना पड़ेगा कि इस रिस्क से कैसे टैकल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट के साथ भी लागू होती हैं। तो शेयर मार्केट में दो तरीके के रिस्क हैं बेसिकली। नंबर एक अनकंट्रोलेबल रिस्क, जिसको कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि हम लोग के कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं। नंबर दो कंट्रोलेबल रिस्क, जो कि हम लोग के कंट्रोल में हो सकती हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले अनकंट्रोलेबल रिस्क की, जिनमें से कि फर्स्ट जो रिस्क आता है वो है न्यूज़ रिलेटेड टू शेयर इन टीवी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। सपोज दैट आपने कोई एक शेयर परचेज किया और आज उससे रिलेटेड एक बैड न्यूज़ आ गई है मार्केट में, तो उसका प्राइस फॉर द स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर दूसरी चीज़, अगर सपोज उससे रिलेटेड कोई एक अच्छी न्यूज़ आ गई है और आपको उस शेयर को परचेज़ करना है, तो उसका प्राइस जितने में आपको परचेज़ करना था उससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा। न्यूज़ रिलेटेड टू शेयर हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है वो कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कभी निगेटिव न्यूज़ आती है, उसके हिसाब से शेयर का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, जिसको कि हम लोग को, जो कि हम लोग के कंट्रोल से बाहर है। दूसरा जो रिस्क है वो है कैलामिटी। कैलामिटी मतलब ऐसी आफत आ गई या फिर आपातकाल आ गया ऐसा, जैसे कि वर्ल्ड वार हो गया, आपकी कोई पेंडेमिक फैल गई पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अगर वार स्टार्ट हो गया, तो उस पर हम लोग का कोई जोर नहीं, उससे भी शेयर का प्राइस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, पूरा शेयर मार्केट डाउन हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तीसरा जो रिस्क है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड बाय सेबी से है, वो रेगुलेट करती है शेयर मार्केट्स को और म्यूचुअल शेयर मार्केट्स एंड इट्स रिलेटेड डेरिवेटिव्स को। तो अगर उसने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के चेंज का इम्पैक्ट भी हमारे शेयर प्राइस पे दिखाई देगा। सेबी ने अगर किसी कंपनी पे अपना वेरिफिकेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सेबी ने अगर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिया है, तो इस वजह से भी उस शेयर का प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क जो आता है वो है प्राइस मूवमेंट का। जी हाँ दोस्तों, प्राइस मूवमेंट भी एक ऐसा रिस्क है जो कि हम लोग के कंट्रोल से बाहर है। हम लोग चाह कर भी प्राइस के अप एंड डाउन को नहीं रोक सकते हैं। प्राइस जब चाहेगा नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, प्राइस जब चाहेगा ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। प्राइस का मूवमेंट डिपेंड्स करता है ओनली ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। अगर शेयर का डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा, जबकि उस शेयर का अगर उस शेयर की डिमांड कम है, फॉर एग्जांपल अगर कम लोग उस शेयर को लेना चाहेंगे, कम लोग उस शेयर पे निवेश करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उसका प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो इस पे भी हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन पीपल्स मेंटालिटी, इट्स डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ द शेयर। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसका प्राइस मूवमेंट इंक्रीज़ होगा, डिमांड डिक्रीज़ होगी तो उसका प्राइस डिक्रीज़ होगा। पांचवा जो अनकंट्रोलेबल रिस्क है वो है रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनियां अपना क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश करती हैं, जिसमें कि वो अच्छा या ख़राब अपने आप को शो करती हैं। अगर कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया है, दैट मीन्स उस प्रॉफिट में कुछ लॉस हुआ है या फिर मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पे उसके शेयर प्राइस पे दिखाई देगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स इंटेंसिटी, कि वो कितना ज़्यादा बड़ा फ्रॉड या फिर कितना ज़्यादा बड़ा लॉस या फिर कितना ज़्यादा बड़ा मिसमैनेजमेंट है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम के लिए प्राइस मूवमेंट को इफेक्ट करेगा। तो ये थे हमारे पास अनकंट्रोलेबल रिस्क। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोलेबल रिस्क की, जिनमें से जो कि हम लोग के कंट्रोल में हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर रखी है, कंपनीज़ के बारे में पढ़ रखा है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको जानकारी है, तो आप उस कंट्रोलेबल रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलेबल रिस्क में जो सबसे पहले आता है हम लोग के पास, वो है टिप पे निवेश करना, इन्वेस्ट ऑन टिप। हम लोग क्या करते हैं कि टीवी में न्यूज़ देख करके, न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख करके और किसी ब्रोकर से सलाह लेकर के उससे टिप लेकर के हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि विदाउट रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसका कि इम्पैक्ट क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम
इट्स प्राइस विल डिक्रीज, और हम लोग डर जाते हैं और बस ये लगता है कि बस इस शेयर से कैसे भी करके छुटकारा पाएँ और अपना लॉस बुक करके हम लोग निकल जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपको कभी भी टिप पे शेयर परचेज नहीं करने हैं कोई भी। आपको हमेशा ऐसे शेयर ही परचेज करने हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप किस शेयर पे निवेश करना चाहेंगे, रतन टाटा या फिर यस बैंक, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि जिनका बिजनेस सालों साल चलता आ रहा है। फॉर एग्जांपल, टाटा ग्रुप्स की कंपनीज, आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि अभी मार्केट में नई हैं और उनके स्टेबिलिटी का कोई पता नहीं है। दूसरा जो रिस्क है शेयर मार्केट में वो है मल्टी बैगर। वो है यार ये तो मल्टी बैगर शेयर है, चलो इसको परचेज कर लेते हैं। तो कभी भी आपको मल्टी बैगर के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि मल्टी बैगर ऐसे शेयर होते हैं जो कि आपको लुभाते हैं कम पैसे में और आपको बताया जाएगा कि ये अगले 1 साल में 100%, 200% बढ़ने वाला है। तो ऐसे शेयर में आपको नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे शेयर होते हैं जो कि देखिए, अगर उस शेयर का प्राइस कम है, यानी कि अगर वो 500 से 50 रुपये में शेयर डाउन करके आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी जाके वो 500 रुपये से 50 रुपये पे शेयर प्राइस उसका आया है। तो ऐसे कभी भी मल्टी बैगर शेयर्स पे निवेश नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको अगर क्रिकेट की टीम सेलेक्ट करनी है तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, विराट कोहली को या फिर श्रीशांत को? आप किसको चूज़ करेंगे, विराट कोहली या फिर श्रीशांत? विराट कोहली जो कि अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और उसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है। श्रीशांत जो कि आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप डेफिनेटली विराट कोहली के साथ ही जाना चाहेंगे। तो हमेशा कोशिश करनी है कि ऐसे स्टॉक्स ही परचेज करें जिनकी की मार्केट वैल्यू अच्छी है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं किया रखा, यानी कि आपने केवल 1 या 2 कंपनी के शेयर में ही फोकस कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा ही। एक बहुत ही फेमस कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट। आपको अपने सारे एग्स एक ही टोकरी में नहीं रखने हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि एक टाइम अगर सपोज वो टोकरी गिरी तो आपके सारे एग्स ब्रेक हो जाएंगे। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी है कि आपको केवल 1 या 2 चुनिंदा कंपनीज में पैसे नहीं लगाने हैं, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें कि 25 से 30 शेयर मैक्सिमम होने चाहिए जो कि डिफरेंट सेक्टर से लिए गए हों और उनमें आपने रिसर्च कर रखी हो। तो इस तरह से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क है ये आप इसको मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो रिस्क है वो है मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, कि हम लोग एग्रेसिव होकर के, सपोज अगर हमारी 1000 रुपये पर मंथ की सैलरी है तो उसमें से मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 800-900 रुपये शेयर मार्केट में लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा रिस्क है। आपको अपनी सैलरी का 70 से 80% शेयर मार्केट में नहीं लगाना है, आपको केवल 20 से 30% ही शेयर मार्केट में लगाना है। आपको अगर और पैसा लगाना है तो आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे लगा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, पीपीएफ है, एनपीएस है, या फिर अदर एफडी करा सकते हैं। अदर इन्वेस्टमेंट्स में आपको फोकस करना है। सारा का सारा पैसा आपको शेयर मार्केट में ही नहीं लगा देना कि बस जितना भी पैसा मिले, 1000 अगर कमाता हूँ तो उसमें से 900 रुपये लगा करके मैं शेयर मार्केट में लगा दूँ। तो ये सबसे बड़ा एक रिस्क आपके लिए साबित होगा इन फ्यूचर। अगला जो रिस्क है वो है ट्रेडिंग रिस्क। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का लगभग 90 to 95% पॉपुलेशन जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है लॉस बियर करती है। ओनली 1 to 2% लोग ही उसमें सक्सेस हो पाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो ट्रेडिंग, जिसका मतलब है कि आज सुबह मैंने शेयर परचेज किया और शाम तक मैंने उसको बेच दिया, जिसको चाहे तो इंटरडे ट्रेडिंग हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, ये सब ट्रेडिंग से आपको बचना है। जब हमेशा कोशिश करनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकें। तो अगला जो रिस्क है वो है आप विदाउट रिसर्च किए हुए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक्स में पैसे लगा दिए जिसमें कि रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बैंक में फ्रॉड्स के केस आते रहते हैं। आपने एविएशन सेक्टर में पैसे लगा दिए, आपने मॉल्स के शेयर्स में पैसा लगा दिया, जो कि आप देख रहे हैं कोरोना टाइम पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि नहीं चल रहे हैं, जैसे कि एविएशन सेक्टर, होटल सेक्टर, मॉल्स, एजुकेशन,
एक्सेट्रा। तो इन सेक्टर्स से आपको हमेशा बचना है। आपको ऐसे सेक्टर्स में ही निवेश करना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके, मीन्स बेनिफिशियल हो। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि इन फ्यूचर हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है। तो फ्यूचर को देखते हुए आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। फार्मा सेक्टर है, आप देख ही रहे होंगे 2 साल से कोरोना के दौरान जो भी जितने भी फार्मा सेक्टर्स के शेयर थे वो लो टू अपने आप में कम से कम 100% से लेकर के 300% तक इंक्रीज कर चुके हैं शेयर प्राइस के मामले में। इस तरह के आपको सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सके। आपको ऐसे सेक्टर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने से बचना है या फिर अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ही अमाउंट उस पर इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारे शेयर मार्केट में, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, तो बैंक सेक्टर हो गया। तो इस तरह के कई सारे सेक्टर्स के शेयर आपको उनमें से चुनिंदा शेयर्स सेलेक्ट करने होंगे और उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी होगी। अगर आप केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर केवल एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करेंगे तो उससे आपको लॉस के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाए या फिर ऐसा एक कैलेमिटी आ जाए जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही इम्पैक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन पे उस टाइम पे आप लॉस में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर AGR ड्यूज पेंडिंग ऑन टेलीकॉम सेक्टर में जो AGR ड्यू पे जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे क्या हुआ, टेलीकॉम सेक्टर्स के शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे गिरे हैं। तो इस तरह से आपको अपना, अगर आपने केवल एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में अपना पैसा लगा रखा होता तो आप इस टाइम पे लॉस पे होते। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, हर एक सेक्टर का टॉप परफॉर्मर लेकर के अपने शेयर में अपने पोर्टफोलियो में रखना है और मैक्सिमम 20 to 30% ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। बाकी आप अदर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश ना करना। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करेंगे, मीन्स 15 to 20 ईयर्स का आप अगर हॉरिजन लेकर के नहीं चल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली शेयर मार्केट से लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, अप एंड डाउन। तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि 10 साल बाद जब आपको अपना पैसा निकालना है तो उस टाइम पे शेयर मार्केट बैडली इम्पैक्ट हो ड्यू टू कैलेमिटीज़, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ड्यू टू सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर वो शेयर मार्केट उस टाइम पे बहुत ही डाउन है तो आप चाह कर भी अपना पैसा प्रॉफिट बुक कर नहीं सकते, चाह कर भी अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, या फिर जितना आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा उस टाइम पे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आपको एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स का टारगेट बना करके ही शेयर मार्केट में आना है और आपको ऐसा पैसा लगाना है शेयर मार्केट में जिसका कि आप, जो कि आपको अगर 20 साल तक ना भी मिले तो आपका काम चल जाए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ आएंगे शेयर मार्केट में तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके ही जाएंगे। तो हमेशा सबसे बड़ी बात याद रखनी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही शेयर मार्केट में आना है। तो क्या मुझे शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी तब जाके मैं निवेश कर पाऊँगा? नहीं। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप केवल निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के जो टॉप 20 to 35 शेयर्स हैं उनमें आप अगर निवेश कर लेते हैं तो वो आपको साल का कम से कम 20 से 25% का रिटर्न देके जाएंगे। आप इन मल्टीबैगर शेयर्स के चक्कर में आपको नहीं फंसना है जो कि आपका पैसा डुबा देगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मल्टीबैगर्स, पेनी स्टॉक, इन सभी शेयर्स के बारे में, इन सभी शेयर्स को नहीं परचेज करना है। मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स जो कि दिखने में लगता है कि हो सकता है साल में 100% रिटर्न दे दे, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। आप अगर 20% पर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट कर पा रहे हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको 100% की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 20% पे ही वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। थैंक यू। तो जो मैंने आज रिस्क डिस्कस किए उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क है, आपको कभी भी टिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा चीज़
ट्रेडिंग से आप जितना बच सके उतना बचना है। तीसरा चीज़, आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके बनाना है, यानी कि बहुत सारे कंपनीज़ को रखना है, कम से कम 20-25 कंपनीज़ को अपने बास्केट में रखना है, जो कि डिफरेंट सेक्टर से हो। चौथा जो है कि आपको हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही उस पर इन्वेस्ट करना है। पांचवी चीज़ जो है कि आपको अपने मनी का मैक्सिमम 20 to 30% ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और पांचवा जो है वो है आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही निवेश करना है।